Hello everyone, I welcome all of you to virtual classes. I am Anisha. So today in this class we are going to start a new chapter that is landforms and life. This is the third chapter of your social science book, okay, of your new NCERT social science book. So we are going to see landforms and life. So basically what we are going to see in this chapter is that about the different types, about the major types of landform, that is about we are going to learn about mountains, plateaus and plain. तो हम इस चैप्टर से आज क्या पढ़ेंगे, जो हमारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज़ और प्लेन, और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, और लाइफ कैसी रहती है माउंटेन्स में, प्लेटू में कैसी रहती है। स्पेशली माउंटेन को ज़्यादा फोकस में रखेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद प्लेन्स में कैसे टाइप की लाइफ है, क्या बेनिफिट है, माउंटेन के लोगों को क्या क्या चैलेंजेस है जो उनको सामना करना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिया गया है, तो ये मेजरली ये दो क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस चैप्टर से। तो व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। जो मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म है जो कि माउंटेन, प्लेट्यूस और प्लेन है, और उनके सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ और कल्चर में, ह्यूमन बींग्स के लाइफ और कल्चर में उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या रोल है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। तो इस लैंडफॉर्म में जैसे माउंटेन में पीपल को कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और उसके साथ साथ ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो वहाँ पे मिलती है। तो ये सारा हम सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। Human likes most mammal live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another region. Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand and rich Prayagraj in Uttar Pradesh and go on to Almora in Uttarakhand. On the way, you will see different landscapes. In fact, you will encounter the three major landforms which we will now explore. सी आर ह्यूमन बींग्स, हम जो मानव है, ये सारे जैसे सारे जीव जंतु की तरह हम भी लैंड में रहते हैं, क्योंकि लैंड में अगर नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, है कि नहीं। तो लैंड में क्या है कि बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है, जैसे हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं ना ह्यूमन बींग के, जैसे दो आईज है, एक नोज है, एक ईयर है, वैसे ही लैंड के भी फिजिकल फीचर्स और फॉर्म्स होते हैं। उनके अपीयरेंस कैसा होता है, देखिए एक जगह पे जाओगे आपको वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत माउंटेन्स वगैरह दिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी दूर में जाओगे तो आपको वहाँ पे वैली टाइप दिखेगा, फिर उसके बाद थोड़े दूर में जाओगे तो प्लेटूज दिखेंगे जहाँ पे झरना वगैरह होगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स है लैंड का भी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, अगर आप जाते हो, अगर आप ट्रैवल करते हो बाई रोड से, ठीक है, बाई रोड से अगर आप ट्रैवल करते हो, कहाँ से, छोटा नागपुर झारखंड से लेके प्रयागराज तक, ठीक है, तो आपको यहीं पे ही आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स दिखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पे से फिर आप उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से फिर आप जाओगे उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ये सारा प्लेन एरिया है कि नहीं, प्लेन एरिया है। और क्या होगा यहाँ पे, अगर आप उत्तराखंड में आओगे तो फिर आपको पहाड़ी इलाका पहाड़ वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद झारखंड में आपको क्या दिखेगा, आपको प्लेटूज़ वगैरह थोड़े बहुत दिखेंगे। तो आपने इस तरीके से आपने क्या कर लिया, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स देख लिया, है कि नहीं। तो उन्हीं लैंड फॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये एक्टिविटी दी गई है, ये आपको मिलकर आपके स्कूल में ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस करता है कि आप कौन से रीजन से हो और कहाँ से हो। तो उसी हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना होगा अपना स्कूल का सराउंडिंग, और उसके बाद आपको वहाँ का लैंडस्केप को देखना होगा। तो हम ये चैप्टर कर लेंगे तो आप आसानी से ये भी कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये कर लेना और मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में किस किस ने कर लिया है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक मीनिंग देख लेते हैं, अल्टीट्यूड। देखिए अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई, ठीक है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। एग्जांपल्स, द अल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, द अल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और अ प्लेन इन फ्लाइट, और द अल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट। जो एक ऊंचाई होती है कहाँ से, सी लेवल से। सपोज ये आपका सी है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई में है, जैसे ये माउंटेन है, जैसे आप सपोज कर लेते हैं ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8,000 किलोमीटर है, सॉरी 8,000 मीटर्स है कि नहीं।
तो ये इसका हाइट हो गया। और जैसे आप प्लेन का, आप किसी भी प्लेन का, जैसे प्लेन कितने हाइट में उड़ रहा है, जैसे कि 5000 फीट में उड़ रहा है या 6000 फीट में, तो ये सी लेवल से, सी लेवल जो होता है ये ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऊपर, ठीक है, सी लेवल से ऊपर जितना भी एक हाइट रहता है जिस भी चीज़ का, जैसे प्लेटू का हो गया, प्लेन एरिया का हो गया। प्लेन एरिया ज़्यादा हाइट का नहीं रहता है, क्योंकि प्लेन एरिया तो प्लेन रहता है, तो सी लेवल से थोड़ी 200 या 300 मीटर के आसपास में ही आपको दिखता है प्लेन एरिया, ठीक है। उसके बाद प्लेटू होता है जो कि 4000 मीटर के आसपास में होता है, और उससे छोटे भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, जो उनका एक जो हाइट रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं। कहाँ से? सी लेवल से। और सी लेवल में कितना हम स्टार्ट करेंगे? ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सी लेवल से कितना ऊपर उसका हाइट होगा, उसी हिसाब का उसका अल्टीट्यूड रहेगा। तो अल्टीट्यूड मतलब क्या है? हाइट। सो अल्टीट्यूड मीन्स the height of any object above the sea level. When you measure from sea level, and the starting point of this sea level, it will be 0, all right. So from this sea level above, if you see a mountain, you will be measuring its height, so that height is known as altitude, okay. So it can be of anything, it can be of a bird, it can be of a plane, it can be of a flight, okay, or it can be of a satellite. So this altitude, this height is the meaning of this height is known as altitude, okay. So let's start here. So let us see what is a landform first. A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. See, landform is a physical feature, the different types of physical feature we see, isn't it? Like in mountain area, you will have a different type of physical features. You will have a different types of trees growing over there, isn't it? And in plateaus area, you will find again different types of physical features. And again in plain area, you will find different types of physical features. So that physical feature on the surface of our planet Earth is known as landform. जो लैंडफॉर्म जो होता है एक फिजिकल फीचर होता है, ठीक है, जो सरफेस हमारे अर्थ में, जैसे हमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फीचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ह्यूमन बींग के फिजिकल फीचर्स होते हैं, हमारे 2 आइज़ होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, एक नाक होता है, हमारी जैसे एक हाइट रहती है कि नहीं, हमारे 2 हाथ है, तो ये हमारा फिजिकल फीचर है कि नहीं। तो वैसे ही लैंडफॉर्म के जो फिजिकल फीचर है जो प्लैनेट अर्थ में है, ठीक है, जो प्लैनेट अर्थ, क्योंकि हम तो सब सारे अर्थ के अंदर ही है कि नहीं, तो ये जो जितने भी फिजिकल फीचर्स किसके? लैंडफॉर्म के हैं, तो उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो लैंडफॉर्म टेक्स शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। तो ये लैंडफॉर्म जो ये इस फिजिकल फीचर्स को बनने में बहुत ही सारे अरबों सालों लग जाते हैं, ठीक है। ये बस 1 साल 2 साल या 10 साल या 100 साल में नहीं बना, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स लगे हैं इसको बनने में। और इसका एक अलग ही कनेक्शन है एनवायरनमेंट और लाइफ के साथ। जैसे कि मूवमेंट रहती है, जैसे आर्ट्स के नीचे प्लेट्स रहता है कि नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स रहता है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में बाद में पढ़ोगे। तो अभी के लिए ये जान लो कि हमेशा एक मूवमेंट होती है, ठीक है, आर्ट के सरफेस के नीचे भी, नीचे और ये माउंटेन एरिया में भी, तो कैसे वो आप बाद में पढ़ोगे। तो अभी के लिए जान लो कि मूवमेंट रहता है एक प्लेट्स का, और इसके कारण ये इनके शेप को धीरे धीरे ये चेंज होता रहता है, ठीक है। सो दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। तो हम इसको 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, क्या क्या? माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। सो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सो these landform have different climates and are home to variety of flora and fauna. Means these mountains, plateaus and plains, they have different types of climate, because in mountain area mostly we will feel climate will be colder as compared to plains and plateaus, okay. And in plain areas it used to be extreme. In summer it used to be very hot, and in winter it used to be very cold, isn't it? So just like that we have a different types of climate, and they are home to different variety of flora, means plant and fauna and animal. Different types of animals and plants are found in these landscape. Means the type of animal which are found in mountain area, you will not find exactly as same such type of flora or fauna in the plain area. So we'll get to know all those things in this chapter. तो इस चैप्टर में हमें क्या है कि जो लैंडफॉर्म है, जो माउंटेन्स है, आपको इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हिली एरिया रहता है, जो माउंटेन एरिया रहता है, वहाँ पे क्या होता है, मौसम जो है ठंडा रहता है कि नहीं, मौसम चेंज होता है, मतलब एक समान नहीं रहता है। और जो प्लेट्यू और प्लेन एरिया में रहता है, ज़्यादातर क्या होता है कि गर्मी के कारण मौसम में बहुत गर्मी रहती है, बहुत एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है,
और सर्दी में बहुत सर्दी रहती है, बहुत फॉगी रहती है। वैसे माउंटेन में ऐसा नहीं रहता, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कौन से कितने हाइट का माउंटेन है, ठीक है। अगर ज़्यादा ही हाइट का है तो वहाँ पे हमेशा आइस ही आइस से कवर रहेगा। अगर हिली एरिया है, छोटे हिल स्टेशंस वगैरह है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मौसम, बहुत ही ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। और अगर वैली एरिया है तो क्या होगा, जब गर्मी होगी तब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती, और जब सर्दी होती है तब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं रहती। तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलो स्टार्ट कर लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। और यहाँ पे उससे पहले हम एक और लाइन देख लेते हैं। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landform varies throughout the वर्ल्ड। तो जो ह्यूमन है, जो मानव है, इन सब ने अडाप्ट कर लिया इन डिफरेंट लाइफ लैंड फॉर्म्स में रहने के लिए, ठीक है। तो लेकिन जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो डिपेंड करता है लैंड फॉर्म के हिसाब से, वेरीज करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक ही नंबर में नहीं रहता, ये डिफरेंट, इट वेरीड अकॉर्डिंग टू द landform, and people living on different kinds of landform varies throughout the world. People, it doesn't mean that only in mountain area people will be living, or it doesn't mean that only in plain area people will be living. You will find people in all the three landform, all the three major landforms. You will find people in mountain area also, but you will find more population, more people living in the plain areas as compared to the mountain region, because life in the mountain is difficult as compared to plain areas. Okay, so now let's start with our first topic, that is mountains. Mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscape. They can be recognized by a broad base, steep slope, and a narrow summit. So these are the feature of mountain. Okay, like here, let's draw a mountain here. So they are recognized by broad base. This is the base. This चौड़ाई जो इनकी होती है बहुत बड़ी रहती है, जो बेस रहता है वो बहुत ब्रॉड रहता है, ठीक है। और स्टिफ रहता है, जो ढलान रहती है वो बहुत स्टिफ रहती है, ठीक है। और जो स्लोप्स देखो, स्लोप ये स्टिफ स्लोप, जो ढलान है बहुत स्लिपरी टाइप रहता है, बहुत स्टिफ रहता है। और नैरो समिट मतलब इनकी जो चोटी होती है, ये साइज़ होती है जो चोटी की, ये छोटी होती है। यहाँ पे बेस बहुत बड़ा होता है, देखिए बेस काफ़ी बड़ा है, चौड़ा है, और जाते जाते समिट क्या हो जाता है, छोटी हो जाती है। तो नैरो मतलब छोटी, नैरो समिट, समिट मतलब जो चोटी है माउंटेन की, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो एट लोअर एल्टीट्यूड्स। द स्नो मेल्ट एवरी समर and turn into water to feed the rivers. So it depends on the height of the mountain. ये माउंटेन्स के हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे लोअर एटीट्यूड में कुछ हम माउंटेन्स जो कि लोअर एटीट्यूड्स मतलब जो थोड़े कम हाइट के हैं, ठीक है, उनमें अगर जैसे स्नो कवर्ड रहता है विंटर के टाइम में, तो वो समर के टाइम में क्या हो जाता है, वो सारे स्नो मेल्ट हो जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, वो सारा पानी बन जाता है, और वो कहाँ पे फ्लो करता है, रिवर्स में फ्लो करता है। जो मेन source of water for the river is mountain. Okay, see here, यहाँ पे है ना, जैसे इस पिक्चर को भी हम एनालाइज करेंगे, उससे पहले हम अपना ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। Into water that feeds river at high altitudes, the snow never melt, leaving the mountains permanently snow capped. On other highland with a lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. देखो, जैसे कि जो माउंटेन है जो कि कम हाइट की है, वहाँ पे अगर स्नो कवर्ड रहता है विंटर टाइम में, तो समर टाइम में क्या हो जाता है, वो स्नो जो है सारी मेल्ट होके वाटर बन जाता है, और वो रिवर को फीड करता है, मतलब वो रिवर में रन करने लगता है, फ्लो करने लगता है। और जो हायर ऑल्टीट्यूड, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्नो, जहाँ वहाँ का स्नो जो है वो कभी मेल्ट नहीं करता, वहाँ पे हमेशा ही स्नो रहता है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी रहता है इसी कारण, ठीक है। तो परमानेंटली वहाँ पे स्नो से कवर रहता है, परमानेंटली स्नो कैप्ड रहता है, ठीक है। और तो ये माउंटेन्स की एक फीचर होगी, जो लंबी माउंटेन्स है और जो थोड़ी सी छोटी माउंटेन्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा छोटी हाइट्स के होते हैं वो हिल्स रहते हैं, देखिए हिल्स होते हैं वो लोअर हाइट्स के होते हैं, और लेस स्टिफ भी रहता है, ये जो थोड़ा राउंडेड शेप ऐसे आता है, ऐसे, क्योंकि माउंटेन्स जो ऐसे होता है ना, लेकिन ये थोड़ा राउंडेड शेप होता है, जिसकी स्टिफ, इसकी जो ढलान है ये भी ज़्यादा स्टिफ नहीं रहती, ठीक है। और ये थोड़े से राउंड होते हैं, ऐसे थोड़े से राउंडेड शेप में होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को हम पहले एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक पिक्चर दी गई है, देखो यहाँ पे आपको तीनों लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे।
देखो यहाँ पे है माउंटेन्स, ये बहुत लंबी माउंटेन्स है कि नहीं, जो बहुत बड़ी माउंटेन है, बट ऊंची माउंटेन है। तो ये क्या है, स्नो से कवर्ड है। और जो इससे थोड़ा सा निचला वाला माउंटेन है, इसमें स्नो कवर्ड नहीं है। और ये जब से जो नीचे ये हिल्स, आप इनको हिल्स बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, ये जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये प्लेट्यू है, जो टेबल टॉप की तरह इसका ही, क्योंकि प्लेट्यू में क्या होता है, समिट ऐसे पीक नहीं रहती, ठीक है, चोटी नहीं रहती, वो एकदम बिल्कुल टेबल के शेप में रहता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो प्लेन दिख रहा है, प्लेन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो ये प्लेन एरिया दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ कहाँ से पानी आ रही है, ये पहाड़ों से ऐसे पानी आ रही है। जो स्नो जो है वो मेल्ट होके, देखिए जो ऊंची वाली माउंटेन है वहाँ पे स्नो है, और जो थोड़ी कम हाइट वाली माउंटेन है उसमें स्नो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट होके यहाँ पानी बन के यहाँ पे रिवर्स पे बह रहा है, ठीक है। तो ये एक पिक्चर को हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो चलो हम इससे पहले कुछ यहाँ पे देख लेते हैं और प्रिसिपिटेशन का मीनिंग भी देखते हैं। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है, रेनफॉल। तो वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, दैट इज रेन, स्नो, हेल आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। जब जैसे कि स्नो होना, हिल एरिया में तो क्या होगा, स्नोफॉल होगा या फिर हेल स्टॉर्म वगैरह होगा, है कि नहीं, या जो बारिश होगी, लेकिन ये सारी पानी ही है। स्नो और हेलस्टॉर्म में क्या, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है कि नहीं। लेकिन पानी जो रेन होता है, जो नॉर्मल रेन होता है, वहाँ पे लिक्विड ही रहता है। तो ये जो सारे फॉर्म्स ऑफ बारिश है, उनको हम क्या बोलते हैं, बारिश है जो कि पानी क्या करता है, पानी देता है ग्राउंड में पानी पहुँचाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पहले ग्राउंड में आने से पहले एटमॉस्फेयर में ज़्यादा, ये इवापोरेशन का एक प्रोसेस रहता है, एक वाटर साइकिल का प्रोसेस रहता है पूरा, है कि नहीं, जिसके बारे में आप डिटेल में अपने साइंस में पढ़ोगे। तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इवापोरेट होकर उसके बाद फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर क्लाउड से क्या होता है, प्रिसिपिटेट होने लगता है। तो इस प्रिसिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। सो हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, थिंक अबाउट इट के बॉक्स के अंदर में। व्हाट इज़ स्नो? Unless you live in Himalayan regions such as Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, you may never have seen snow. In the rest of India, most precipitation is in the form of rain and hail. But at higher altitude, if it is cold enough, snow will fall, covering the landscape in a soft and beautiful white blanket. Snow and hailstones are nothing but precipitation of water in a solid state. तो ये जो स्नो और हेलस्टॉर्म क्या है, जो ये भी एक बारिश ही है जो कि कोल्डर एरियाज में होता है ज़्यादातर, है कि नहीं। तो वो एक सॉलिड स्टेट का वो भी एक वाटर ही है, ठीक है, वो भी एक रेनफॉल है, लेकिन कौन से स्टेट पे, सॉलिड स्टेट पे। क्योंकि बाद में जो स्नो है वो भी मेल्ट होके, समर में क्या हो जाता है, मेल्ट होके वो रिवर को ही फीड करने लगता है कि नहीं, जो कि कम हिल्स में। तो आपने स्नो, जैसे आप घूमने अगर भी गए हो, या तो आप हिमालयन रीजन से ही हो, या फिर कश्मीर से हो, लद्दाख से हो, ठीक है, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश से हो, या सिक्किम से हो, या उत्तराखंड से, तो आपने स्नो देखा होगा, स्नोफॉल वगैरह देखा होगा, हेल स्टॉर्म भी देखा होगा। लेकिन अगर आप जैसे आपने देखा नहीं है, तो आप जैसे टीवी में तो आपने देखा ही होगा, है कि नहीं, जैसे टीवीज़ में, मूवीज़ में काफ़ी दिखाते हैं। तो ये जो स्नो है, ये कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादातर, ये हिमालयन रीजन में, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, ठीक है। वहाँ पहाड़ी इलाका भी कैसे टाइप के पहाड़ी इलाका, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो उसी रीजन में पाया जाता है, जैसे स्पेशली हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्नो के बारे में था। चलो हम कुछ पहाड़ देख लेते हैं, विटनेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है कि नहीं। उसके बाद ये है माउंट एकोनकागुआ और माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक। देखो ये पिक्चर्स यहाँ पे है, ठीक है, ये रियल पिक्चर से जो ली गई है, देखो सारे में स्नो से कवर्ड है कि नहीं। और दूसरा है माउंट कंचनजुंगा और माउंट अनाईमुदी। जो माउंट अनाईमुदी है ये केरला में ही है, इंडिया में है, ठीक है। तो इसके हम इन सब माउंटेन को इन्होंने फिर एक ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ग्राफ को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। सो देखो माउंटेन रेंज क्या होता है, माउंटेन रेंज का मतलब होता है जैसे कि आपको जैसे पहाड़ों के ऐसे लाइंस में, जैसे बहुत सारे लाइंस बने हुए, तो इफ़ द माउंटेन्स आर इन अ लाइन, ओके, इन अ लाइन्स ऑफ माउंटेन, इफ यू सी सो मेनी माउंटेन्स आर देयर, देन दिस आर नोन एज रेंजेस, ओके, दिस आर नोन एज माउंटेन रेंज। तो जैसे पहाड़ों की लाइन बनी रहती है, जैसे कि हिमालयन रेंज है हमारा, ठीक है, तो वो भी क्या है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। such as the Himalayas in Asia, the Alps in Europe and the Andes in South America। तो ऐसे बाकी रेंजेस कहाँ पे, यूरोप में है, उसका रेंज का नाम क्या है, एल्प्स है। और दूसरा कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, उसका रेंज का नाम क्या है, एंडीज है। तो सम ऑफ दिस रेंजेस स्ट्रेचेस
फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल जो एंडीज साउथ अमेरिका में है, सपोज़ ये हम इसको साउथ अमेरिका ऐसे कंसिडर कर लो, इसको हम साउथ अमेरिका मान लेते हैं। तो यहाँ से लेके बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल नॉर्थ से लेके बिल्कुल साउथ तक ये पूरा यहाँ पे एक माउंटेन रेंज बना हुआ है जो कि बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो वो एंडीज़ माउंटेन रेंज है यहाँ पे, एंडीज़ माउंटेन रेंज। तो हम इसको मैप में भी हम इसको अभी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ दिया, वो जो अभी हमने पहाड़ देखा ना, जो सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो 6 माउंटेन थे, उनको इन्होंने एक ग्राफ में दिया हुआ है। जो सबसे ऊंचा है ये कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट ही होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और इस पिक्चर को भी ऑब्जर्व करेंगे फिर से, ठीक है। फिगर 3.2 शोज पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स, जो कि हमने देख लिया, ऑफ द वर्ल्ड, एंड फिगर 3.3 ब्रिंग्स देम टुगेदर टू गिव अ विजुअल impression of the relative height from top to bottom. So Mount Everest between Tibet and China and Nepal. So the most highest one, okay, Mount Everest between Tibet, China and Nepal, and Kanchenjunga between Nepal and India state of Sikkim are the 2 highest peak of the Himalayan range. See here, these 2 one, okay, these and these. So these are the 2 highest range of the world, okay, which are approximately, see here the figure is also given, approximately 8,000 meters, okay, from sea level. And another is Mount Aconcagua in South America, not America, is the highest peak of the Andes. जो Andes वाली range है उसकी highest peak कौन सी है, Mount Aconcagua. तो माउंट किलिमंजारो जो है वो है अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में, और ये एक आइसोलेटेड माउंटेन है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज। मीन्स ये सिर्फ ऐसे अकेला एक माउंटेन ही खड़ा है, इसके साथ और कोई ऐसे माउंटेन्स है नहीं, रेंजेस नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सी है, किलिमंजारो। और माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। जो माउंटेन एल्प्स रेंज है उसकी कौन सी हाईएस्ट रेंज, सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है, माउंट ब्लैंक। और अनाईमुडी जो कि केरला में है, ऑल्सो नॉन एज अनाई पिक, इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। तो हियर सी this is the Anaimudi, okay, Anaimudi here, this one, and here this is around here, around only 2,000 meters from the sea level, okay. So here you can see from the graph. So I hope you have understood here. So next, mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, which means they were formed recently in the earth history, but that is still millions of years ago. See, these Himalayan mountains, they are considered to be relatively young mountains because they are been formed very recently, but that recently also millions of years ago, because it takes billions of years to form one mountain range, okay. जो कि हमारे हिमालयन रेंज है, जो हिमालयन रेंज है वो सबसे मतलब रिलेटिवली यंग माउंटेन के नामों में आया जाता है। क्यों, क्योंकि वो बोला जाता है कि वो रिसेंटली फॉर्म हुआ है, लेकिन रिसेंटली का ये मतलब ये नहीं है कि 100 साल पहले या 2 साल पहले, 200 साल पहले, ये भी मिलियंस अरबों सालों पहले ही बना हुआ है, लेकिन ये यंग है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है, वहाँ की जो माउंटेन की पीक है, जो ये पीक है स्टिल वेरी पॉइंटेड, जो कि चोटी है वो बहुत अभी भी बहुत पॉइंटेड है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत, इसको एक यंग माउंटेन रेंज में माना जाता है, क्योंकि जो ओल्ड माउंटेन है होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इरोड होने के कारण उनकी पीक जो है ऐसे ऐसे चोटी जो है ऐसे ऊंची नहीं रहती, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे राउंड हो जाती है। वो क्यों, वो इरोजन के कारण। तो वो इरोजन का कंसेप्ट आप अपने साइंस में अच्छे से ज़्यादा समझोगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देख लेंगे भी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या समझो, जो माउंटेन रेंज है, जो हिमालयन रेंज है, वो रिलेटिवली यंग माउंटेन है, ठीक है। Shorter and more rounded mountains and hills like the Aravalli range are much older and have been rounded by erosion. देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना, जो बाकी माउंटेन है, जो थोड़े ओल्ड माउंटेन है, वो थोड़े से राउंडेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि इरोजन के कारण, क्योंकि बारिश के कारण, बारिश हवा के कारण क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ का जो एरिया है जो इरोड होने लगता है, वो निकलने लगता है कि नहीं, जो यहाँ के पत्थर वगैरह नीचे नीचे गिरने लगते हैं, जो नीचे गिर के क्या हो जाता है, वो सेडिमेंट्स बन जाते हैं, सेडिमेंट में फॉर्म हो जाते हैं, वो आगे जाके क्या हो जाता है, वो एक फुट प्लेन बन जाता है कि नहीं, फ्लड प्लेन्स बन जाता है। तो वो प्लेन्स जो क्या होता है वो बहुत फर्टाइल भी हो जाता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये राउंडेड क्यों है, इरोजन के कारण, ठीक है। Sometimes, as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continues to this day. You will learn more in science about such process and their cause. Let us just say here that the mountains of the world like Himalayas are still growing in height. तो
ये जो हिमालयस जो माउंटेन है स्टिल ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है क्योंकि इरोजन जो है, इरोजन का प्रोसेस है वो तो चल रहा है। तो अब इरोजन के प्रोसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल अपने आप साइंस पे पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए हम क्या समझते हैं कि जो यंग माउंटेन्स है, जो हिमालयस है, वो अभी भी स्टिल ग्रो कर रहा है, उनका हाइट जो है अभी भी स्टिल बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उनके शेप में, उनके हाइट में अभी भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये था माउंटेन के कुछ लैंडस्केप के बारे में, जो कि जो हाई ऊंचे माउंटेन्स के बारे में, स्पेशली हमने यहाँ पे कौन से माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं माउंटेन एनवायरनमेंट। तो उससे पहले हम कुछ मीनिंग देख लेते ताकि हमें आसानी हो इस बात में, इस पे पढ़ने में। तो माउंटेन फॉरेस्ट, ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोस इन माउंटेनस रीजन। तो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो माउंटेन फॉरेस्ट, जो वहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह जो ग्रो करती है, ठीक है, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट, जो ज़्यादातर क्या होती है, ऐसे कॉनिकल शेप में रहता है, ऐसे कॉनिकल शेप में होता है, ठीक है। और दूसरा जो है मोस, वो भी, ये भी कहाँ पे पाया जाता है, माउंटेन एरिया में ही पाया जाता है। स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और थ्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन कुशन लाइक कवर। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे माउंटेन में जैसे ग्रीन कलर का कुछ ऐसे शेप में जैसे कुशन टाइप ग्रास भी लगता है, वो उसमें कोई फ्लावर्स नहीं होते, तो वो क्या होता है, मोस होता है, ठीक है। और लाइकन्स, जो दूसरा मीनिंग है लाइकन्स, ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग टू रॉक्स, वॉल और ट्री। जैसे काई होता है ना, काई, तो वैसे आपने जैसे वर्ल्ड में ट्रीज़ में ऐसा हरा हरा सा कुछ काई लगा हुआ देखा होता है ना, तो ये क्या है, ये लाइकन्स है। तो ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, माउंटेन एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो आइए इसको हम एक बार देख लेते, एक बार पढ़ लेते। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट वेयर conifer trees such as pines, firs, spruce, deodar are common. These conifer trees grow tall and cone-shaped with thin pointed leaves. At higher altitudes, the tree gives way to grasses, mosses and lichens. जो ये माउंटेन फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपने भी देखा होगा ना, हिली एरिया में ऐसे टाइप की ट्रीज़, ऐसे टाइप की, इनकी पत्ती जो होती है वो ये भी बहुत शार्प रहती है, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे बहुत शार्प और पॉइंटेड वाली रहती है। तो ये क्या होता है, ये कॉनिकल शेप में होता है। कॉनिफर ट्रीज़ जो होते हैं, जो ऐसे टाइप की ट्रीज़ थी, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखा जाएगा। वो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, माउंटेन में, ठीक है, माउंटेन एरियाज़ पे। और अब जब ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड होता जाएगा, जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड होता जाएगा, आपको क्या क्या भी देखने को मिलेंगे, मोजेस और लाइकन्स भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक पोइम दिया हुआ है, उस पोइम को भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस पोइम से पहले हम कुछ माउंटेन्स के फ्लोरा और फाउना के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सारे क्या है जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये है पेरेग्रिन फैल्कन बर्ड, ठीक है, और ये है हिमालयन थार, और ये देखो रैबिट है, हेयर है, ठीक है, हेयर, माउंटेन हेयर, और ये गोल्डन ईगल, और देखो ये तो बिल्ली की तरह दिख रहा है ना, कैनेडियन लाइनेक्स, और ये याक, ठीक है, आइबेक्स, ग्रीन फॉक्स, ये सारे माउंटेन्स के फोना है, ठीक है। लियोपर्ड, जो स्नो लियोपर्ड रहता है, और ये ब्लैक बियर, तो ये सारे माउंटेन एनिमल्स, ओके, फ्यू माउंटेन एनिमल्स। तो हम इस पोइम को देख लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। Here are two verses from a long poem by Kalidasa, who lived at least 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. तो यहाँ पे एक पोइम दिया हुआ है, वो कि ट्रांसलेट किया है, एक्चुअली ये संस्कृत में लिखा हुआ था, किसका लिखा हुआ था, कालिदास को। और कालिदास जो वो वेरी फेमस पोइट है, ठीक है। तो आप इसके बारे में और पढ़ोगे आपके बड़ी क्लासेस में, इंग्लिश वगैरह में। तो यहाँ पे एक कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला गया है पोइम्स का, जो कि स्पेशली माउंटेन्स के बारे में, हिमालयस के बारे में है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन फ्रॉम द संस्कृत। सो द पोइम, ये जो पोइम है, पोइम कुमारसंभव begins with an invocation to the Himalayas. So in the north rises Himalaya, the lord of mountain. जो ये हिमालय, इसको lord of mountain बोला गया, ठीक है। Like a living god who measures the earth and stretches from the western to the eastern ocean. जो हिमालयन रेंज है, जो इसको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न, वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न ओशन तक स्ट्रेच किया गया है, जो इंडिया पे है कि नहीं। और जैसे इंडिया पे ये है, ये जैसे हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। तो ये स्पेशली ये रेंज जो है यहाँ पे है कि नहीं, ये ऊपर वाली हिस्से पे है, यहाँ पे ऐसे ऊपर वाले हिस्से पे ऐसे, ये पूरा एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, हिमालयन रेंज है। तो ये क्या बोला गया है, वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न ओशन तक। वेस्टर्न पे कौन सा है, अरेबियन सी है कि नहीं, और यहाँ पे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। तो
हु मेजर्स द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन। तो आपको पता लग गया होगा ना ये मीनिंग। तो फ्रॉम इट्स विंड कम्स डाउन कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा। तो ये जब विंड आता है यहाँ पे क्या होता है, जो विंड ब्लो करती है बहुत ठंडी ठंडी हवाएं देती है जो कि गंगा से ब्लो करके आती है। शेकिंग द deodar trees, opening the peacock's tail feathers and cooling the mountain people after they hunt deer। जो माउंटेन एरिया में जो पीपल होता है वो ज़्यादातर क्या करते थे, पहले हंटिंग करते थे, है कि नहीं। और ये जो पोइम है देखो 1500 साल पहले लिखा हुआ है, तो तब तो ऑब्वियसली हंटिंग और गैदरिंग हंटिंग वगैरह भी चलता था, है कि नहीं। तो इस पे क्या दिया गया कि ये जो माउंटेन है, जो कि लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स है, ये ठंडी ठंडी हवाएं देती है। और जो ये हवाएं देती है वो पीपल को बहुत ताज़ी ताज़ी हवा देती है। और जो कि इस पीपल जब थक के आते, कहाँ से, हंट करके जब थक के आते, तो ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे, क्योंकि माउंटेन के एरिया में तो ठंडी रहती है, तो ये एक बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ऐसे ये एक एड्रेस किया गया है हिमालय को, ठीक है। हिमालयन माउंटेन को एक एड्रेस दिया हुआ है, मतलब इसको एक लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स के नाम से एक एड्रेस दिया हुआ है इस पोइम में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है, उस क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो डिस्कस द वर्ड्स एंड फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास। व्हाट आर द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन। तो वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन क्या है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड्स ऑफ माउंटेन्स। लॉर्ड्स ऑफ माउंटेन मतलब द हिमालयन माउंटेन, है कि नहीं। तो वाई इज गंगा मैंशन, देयर कुड बी सेवरल रीजन। देखो गंगा मैंशन क्यों है, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स है, जो स्नो वगैरह, जो ग्लेशियर्स वगैरह है, जो मेल्ट होके कहाँ पे आता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर्स जो है गंगा, वो ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है, वो हिमालयन से वो ओरिजिनेट होता है। कौन सी तरफ से, वेस्टर्न हिमालयन रेंज से, उत्तराखंड वाली टाइप से। तो इसीलिए ये गंगा भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मेंशन किया गया गंगा को भी, गंगा जी को भी। तो ये था एक वर्स के बारे में। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपने माउंटेन के उसके बारे में। चलो। Deep forests, flowing rivers, lake, grassland and caves in the mountain are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, the peregrine falcon, the Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan thar, the mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear, जो कि हमने अभी देख लिया था, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये जो डीप फॉरेस्ट है हिमालयन रेंजेस में, जो माउंटेन में स्पेशली, ठीक है। तो ये होम्स है किस, ये सारे फौना के, जो अभी हमने देखा वहाँ पे, जैसे गोल्डन ईगल, कैनेडियन लेनेक्स, स्नो लियोपर्ड, तो इन सब का होम है, ठीक है, जो ये जो माउंटेन है। तो चलो आप एक और देख लेते हैं, डोंट मिस आउट में गंगा के बारे में है यहाँ पे, ठीक है, गंगा रिवर के बारे में। तो देख लेते हैं। गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस। तो ओरिजिनेट ये वेस्टर्न एरिया से ओरिजिनेट होता है कि नहीं, वेस्टर्न हिमालयन, जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो इन इंग्लिश गंगीस, तो गंगा को इंग्लिश में गंगीस भी बोलते हैं। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग जो ये गंगीस रिवर है, जो गंगा रिवर है, बहुत लंबा है, कितना है, 2500 किलोमीटर। दिस रिवर हैज़ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज दैट इज़ द अदर रिवर्स ज्वाइनिंग इट। देखो जैसे ये रिवर है, ये गंगा रिवर है, जैसे बाकी नदियाँ, जैसे छोटी छोटी नदियाँ जैसे आती है और यहाँ पे मिल जाती है, तो ये क्या होता है, ट्रिब्यूटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गंगा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी का है, सोन रिवर भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है सोन और सुन। Some of them like Yamuna and the Ghagra are also originate in the Himalayas. Apart from Ganga, okay, this Yamuna and Ghagra rivers also originates from where? From the Himalayas. So others like the Son or Son originates from the Vindhya range to the south of the गंगा प्लेन। तो ये जो रिवर है सोन, ये भी ओरिजिनेट कहाँ पे करता है, ये विंध्या रेंज से, जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, इंडिया का। तो इट इज साउथ ऑफ द गंगा प्लेन, साउथर्न साइड, गंगा प्लेन के साउथर्न साइड में, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लाइफ इन दी माउंटेन। सो इससे पहले हम टेरेन का मीनिंग देख लेते हैं। तो टेरेन का मतलब क्या होता है, जो पीस ऑफ लैंड रहता है, ओके, पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। जो एक लैंड का पीस ऑफ एक पीस रहता है या फिर स्ट्रेच रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि एक लैंड ही है कि नहीं, तो ये भी क्या है, एक टेरेन है, ठीक है। द माउंटेन टेरेन इज़ यूजली रक्ट और रफ। जो माउंटेन का फिजिकल एक जो एरिया रहता है वो रक्ट और रफ रहता है, क्यों, क्योंकि वो ऐसा रहता है ना, तो ये काफ़ी रक्ट और रफ भी रहता है। एंड हैज़ स्टिफ स्लोप, देखो ये ऐसा स्टिफ स्लोप, इनकी ढलान जो होती है बहुत स्टिफ रहती है। तो दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। सो इसके कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इस एरिया में तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। जो हिल एरिया जो थोड़े से राउंड है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फार्मिंग कर लेते हैं, और ऐसा एक टाइप ऑफ फार्मिंग
फार्मिंग है जो टेरेस फार्मिंग है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ना पे, जैसे स्टेप पे ऐसे इन्होंने काटा, क्योंकि प्लेन तो है नहीं, जैसे स्टेप स्टेप आपको दिख रहा है ना, देखो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग होता है। जैसे कि इंडिया में जो माउंटेन एरिया है, ओके, ठीक है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसे टेरेस फार्मिंग दिखने को मिल जाएगा, मणिपुर में, ठीक है। तो ये तो कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन का दिखाया हुआ है, तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है पूरा हिली एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेरेस फार्मिंग करते हुए दिखाई देंगे लोग। सो कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू दी स्लोप, जिसे हमने देखा ना, तो दिस इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। In many mountainous region of the world, herding is the preferred occupation over agriculture। देखो माउंटेनस एरिया में हर्डिंग, जो भेड़ बकरी वो को देखते हैं, रखते हैं, पालते हैं जंतुओं को, ठीक है, तो हर्डिंग ज़्यादा प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए माउंटेन एरिया में हर्डिंग ज़्यादा प्रिफर करते हैं। सी, इन द माउंटेन एरिया दे प्रिफर मोर हर्डिंग देन एग्रीकल्चर। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टीफ स्लोप ऑफ द माउंटेन एरिया, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू फार्मिंग in that area, isn't it? So as compared to that, herding becomes easier, because when you are looking after cow and cattle, and there are plenty of grass roots also, isn't it? Grass also, there are so many grasslands, grass area, so you will find easily herding can be done. So that is why they prefer more herding over agriculture. All right. And tourism is often an important source of income for the people living in the mountain. See, tourism, जैसे कि हम घूमने जाते हैं कि नहीं, जैसे बहुत सारे लोग माउंटेन्स में भी घूमने जाते हैं, तो वो क्या होता है, उस माउंटेन को एक सोर्स भी मिल जाता है, एक इनकम भी मिल जाती है, क्योंकि फ्री में तो नहीं होता। जैसे भी जहाँ पे जाना होता है, एक पे तो लिया होता है कि नहीं, पैसा तो लगता है, तो उसमें क्या हो जाता है, माउंटेन एरिया में थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, और उनके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में उनकी थोड़ी एडवांसमेंट आ जाती है, थोड़ी सी तरक्की आ जाती है, ठीक है। सो द क्रिप्स माउंटेन एयर एंड सिनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, और माउंटेन एरिया का जो सिनिक है, वहाँ का सीनरी जो है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं जाने, स्पेशली समर सीजन में, ठीक है। So some tourists also go to the mountain for sports such as skiing, hiking and mountaineering and paragliding। तो ये सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं वहाँ पे, तो इसके कारण जो लोग शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों को करने में, तो वो भी वहाँ पे माउंटेन्स एरिया में जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो है माउंटेन एरिया में ही पॉसिबल है, हाइकिंग करना, स्काइंग करना, ठीक है, पैराग्लाइडिंग करना। तो फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रैवल टू दिस अनप्लेन्स फॉर पिलग्रिमेज to holy sites, but an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountains environment under pressure. It is often difficult to find the right balance। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे कि ज़्यादातर लोग जाते हैं वहाँ पे, एक इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाता है, इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे, क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में वो प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, जहाँ पे भी लोग जाते हैं क्या करते हैं, हम लोग गंदगी फैलाते हैं, है कि नहीं, गार्बेज वगैरह फैलाते हैं इधर उधर, तो क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में वो पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जो फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट, जो क्लीन एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो क्लीन एरिया है, उस पर प्रेशर आने लग जाता है, तो ये क्या होता है, डिसबैलेंस होने लग जाता है, राइट बैलेंस फॉलो करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। So let us see our next topic, that is don't miss out. So here we are going to learn about Bachendri Pal and Arunima Sinha, okay, about these two personalities. So let us see. Bachendri Pal, see, I hope you have heard about the Bachendri Pal, you have already studied about her, isn't it, in your lower classes also. So Bachendri Pal started climbing mountains from a very young age and led many women's climbing expeditions. She was the first Indian woman to climb Mount Everest. So who was Bachendri Pal? Bachendri Pal वो पहली महिला है जो कि फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट में क्लाइम करने की रिकॉर्ड इनके पास है, और इन्होंने क्या जीता हुआ है, पद्मश्री भी जीता हुआ है इन द सेम ईयर, दैट इज़ इन द 1984, and Padma Bhushan in 2019. So Bachendri Pal is the first Indian woman who have climbed the Mount Everest, in which year? In the year 1984, and in the same year she was awarded Padma Shri Award, and thereafter Padma Bhushan in the year 2019. So next let us see about Arunima Sinha. She lost a leg in an accident when she was 31. With Bachendri Pal's encouragement and training, she managed to climb Mount Everest in 2013 and went on to climb the highest peak of every continent, including Mount Vention in Antarctica. She was awarded Padma Shri in 2015. See,
Arunima despite losing one leg, because and she gained confidence and encouragement from the encouragement of Bachendri Pal. She climbed the Mount Everest in the year 2013, and also not only Mount Everest, she have also started climbing all the highest peak of every mountain range, including continents. Okay, all the continents, and she have climbed Mount Vinson also, which is in Antarctica. See, Antarctica area, it is very cold, isn't it, which is in the South Pole area. So it used to be very cold. So in that climate also she managed to climb the peak, the highest peak of that area, that of that continent, that is Mount Vinson. So ये जो अरुणिमा सिन्हा है, देखो इसका एक तरफ का टांग जो है एक्सीडेंट में ये अपना टांग खो चुकी थी, लेकिन खोने के बाद भी इन्होंने अपना हौसला, अपना जज्बा नहीं खोया, और बचेंद्री पाल के एनकरेजमेंट के साथ इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाया। कौन से साल में? 2013 में। तो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? इनसे हमें सीखने को मिलता है कि जो हमें पसंद है, जो चीज़ हमें करना पसंद है, वो उस चीज़ को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी कोई भी एक्सक्यूज़ देके छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, टांग नहीं होना और माउंट एवरेस्ट में चढ़ना तो बहुत ही बड़ी बात है कि नहीं? तो ऐसे हमें अपना हौसला कभी नहीं खोना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस कभी खोना नहीं चाहिए, और कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि मैंने ये कर नहीं पाई क्योंकि ये सारा रीज़न था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया है किसने? अरुणिमा सिन्हा ने। तो इनको पद्मश्री भी दिया गया था, कौन से ईयर में? 2015 में। ठीक है, तो और माउंटेन्स के बारे में और देखते हैं यहाँ पे। लेट्स एक्सप्लोर दिस इमेजेस। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैलेंजेस है स्पेशली पीपल लिविंग इन द माउंटेन एरिया में फेस। डिस्कस देम इन ग्रुप इन द क्लास एंड राइट वन पैराग्राफ ऑन ईच। सो आप इस पिक्चर को देख के आप भी एक पैराग्राफ लिखना कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर सकते, डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद आप लिखना। तो लेकिन और इसका एक रीज़न भी आप लिख सकते हैं कि डिस्पाइट मेनी सच चैलेंजेस वाई स्टिल पीपल चूज़ टू लिव इन द माउंटेन। देखिए, मेरे हिसाब से माउंटेन में लोग क्यों रहते हैं कि वहाँ पे माउंटेन रिसोर्स काफ़ी मिलता है, और उसके अलावा क्या मिलता है वहाँ पे? फ्रेश एयर होता है, पीसफुल रहता है, सीनिक ब्यूटी काफ़ी रहता है। तो ऐसे आप भी अपने तरफ से आप सोच के लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये जो माउंटेन एरिया के लोग जो रहते हैं वो फेस करते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट में फ्लैश फ्लड्स, देखिए ज़्यादा बारिश होने के कारण, ठीक है। ए सडन लोकल फ्लड ऑफन कोस्ड बाय क्लाउड बर्स्ट, जो कि एक क्लाउड बर्स्ट ऑफन जो एकदम से बारिश गरज के जो हवा और तूफान जब साथ में आता है ना, तो उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव बारिश हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है? फ्लैश फ्लड होता है। और नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, द सडन कोलैप्स ऑफ ए मास ऑफ आर्ट और रॉक फ्रॉम ए माउंटेन साइड। जैसे ये देखो, ये जैसे यहाँ पे ये लैंडस्लाइड है, देखो ये जो एरिया है ये सारा लैंडस्लाइड हो गया। कहाँ से? ये यहाँ से ऐसे गिरता हुआ आ गया। स्पेशली ये कहाँ से होता है? ये साइड से रहता है, जो साइड्स में जो माउंटेन रहता है ना, वहाँ पे बीच में इन्होंने ये रास्ता बना दिया, क्योंकि बीच में तो ये माउंटेन ही था, ये दोनों तरफ के इन्होंने अलग करके वो रास्ता बना दिया। तो क्या हुआ? ये साइड से क्या हो गया? ये सारा निकलना स्टार्ट हो गया, तो उसके कारण क्या आ गया? लैंडस्लाइड आ गया, सारा फट के अंदर चला गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड, ठीक है। और देखो फ्लैश फ्लड का पिक्चर ये रहा यहाँ पे। और दूसरा है एवलेंस, ठीक है। एवलेंस का क्या मतलब होता है? द सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक फ्रॉम ए माउंटेन साइड ऑफन ऑकर्स व्हेन द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग। जब स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होता है स्पेशली समर टाइम में, ठीक है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा स्नो आके गिरने लगता है। और वो जब बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत बड़ी मात्रा में गिरता है, तो वहाँ के जो लोग आसपास रहते हैं उनको तो तकलीफ़ होती ही है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे जैसा पिक्चर है ना, जैसे यहाँ पे ये मेल्ट होके एकदम से सारा गिर गया इस एरिया में, तो इसको क्या बोलते हैं? एवलेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट, ए सडन वायलेंट रेनस्टॉर्म, जो बहुत ही आंधी तूफान के साथ जो बारिश होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बारिश, तो वो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ होगा आपका क्लाउड बर्स्ट भी, देखो यहाँ पे इन्होंने इमेज दिखाने की तो कोशिश की है, ठीक है, जो बहुत ही आंधी तूफान और उसके बाद आया है। और जो कोल्ड वेदर है, देखो जो कोल्ड वेदर, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, ये अपने आप को 2-3 स्वेटर, कभी कभी तो 4 स्वेटर भी डालना पड़ता है कि नहीं। तो इस तरीके से, और ऐसे सीज़न में क्या होता है, काम करने में बहुत मुश्किल दिक्कतें आती है, आपके जो हाथ वगैरह है वो लाल लाल हो जाते हैं, सूजना स्टार्ट हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, हमारे शरीर में स्पेशली बैक एरिया में, बैकबोन एरिया में स्पेशली दर्द स्टार्ट रहता है। ये सब किसके कारण होता है? कोल्ड वेदर के कारण होता है, कंटिन्यूसली कोल्ड वेदर, स्पेशली विंटर टाइम में। और ये देखो हैवी स्नोफॉल हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल भी होता है। और
अनकंट्रोल टूरिज़्म। देखो अनकंट्रोल मीन्स जब ज़्यादा समर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे चले जाते हैं, बहुत वो रास्ता को ब्लॉकेज करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को भी वो लोग बैलेंस को भी वो लोग क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। और ये जब ये अनकंट्रोल्ड टूरिज़्म बहुत ज़्यादा एक्सेस में जाने लगते हैं लोग, ठीक है। तो ये लाइफ इन द माउंटेन हैज़ डेफिनेट पॉजिटिव, देखिए लाइफ इन द माउंटेन्स हैज़ डेफिनेट पॉजिटिव फ्रॉम प्योर एयर टू द ब्यूटीफुल सीनरी, ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स पोटेंशियल चैलेंजेस बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, सम ऑफ विच आर डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे इस पिक्चर में हमने देख लिया जैसे लैंडस्लाइड के बारे में, एवलेंस के बारे में, क्लाउड बर्स्ट के बारे में, फ्लैश फ्लड के बारे में, ठीक है। तो और सब मेन मेड है, मेन मेड कौन सा आ जाता है इसमें, अनकंट्रोल टूरिज़्म, ये तो मेन मेड ही है कि नहीं। तो ये सारे चैलेंजेस है जो कि माउंटेन पीपल को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ हम अपना माउंटेन के बारे में भी हमने कंप्लीट कर लिया। उससे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं जो कि डोंट मिस आउट लिखा हुआ है इसमें। तो इस पर हम माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के डिफरेंट नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर्ड माउंटेन्स टू बी वेरी सेक्रेट प्लेस एंड वर्शिप देम। देखिए माउंटेन्स को जो है सेक्रेट प्लेस भी माना जाता है और वर्शिप भी काफ़ी किया जाता है, लोगों का एक विश्वास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माउंट एवरेस्ट के बारे में देखेंगे। So the Mount Everest, the highest mountain in the world with a height of 8,849 meters, has many names. So Mount Everest का नाम काफ़ी सारा नाम दिया गया है, ठीक है, लोगों ने अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से। तो इसका हाइट देखो कितना, 8,849, तो ये हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। सो द तिब्बतन कॉल इट कोमोलुंगमा विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। देखो तिब्बतन ने इसको क्या नाम दिया है, माउंट एवरेस्ट को, कोमो या चोमो, ओके, या इसको आप को या चो बोल सकते हो, चोमो लुंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, मदर देवती है कि नहीं। तो एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच, एंड नेपालीज कॉल इट सागर मथा। तो नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपालीज क्या बोलते हैं इसको, सागर मथा, मीनिंग क्या है, गॉडेस ऑफ द स्काई, है कि नहीं, स्काई की देवी। तो सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हेल्ड सेक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बोन, एन एंशियंट तिब्बतन रिलीजन। सो सच reverence for mountain summit is also found elsewhere in India as well as in other part of the world. तो तिब्बतियन जो है माउंट कैलाश भी बोलते हैं, ठीक है, इसको माउंट कैलाश भी बोलते हैं, इसको सेक्रेट मानते हैं, इस माउंटेन्स को सेक्रेट मानते हैं, तो इसको वर्शिप भी करते हैं। इस तरीके से बाकी माउंटेन्स जो वर्ल्ड में है उनका भी एक अलग अलग अपना ही एक स्टोरी और कल्चर रहता है, जैसे कि लोग उसी हिसाब से बिलीव रखते हैं। तो हमने माउंटेन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म में आ जाता है जो कि प्लेट्यूज के बारे में है, ठीक है। सो देखो प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू मतलब ऐसे शेप में, माउंटेन क्या था, ऐसे शेप में था, है कि नहीं, जो कि बेस ब्रॉड था और समिट स्मॉल था। यहाँ पे प्लेट्यू ये कैसे दिख रहा है, जैसे टेबल दिख रहा है, देखिए टेबल टॉप, ठीक है। तो ये ऐसे शेप में रहता है प्लेट्यू जो है। So plateau is a landform that rises above the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slope like mountains. Plateaus can be young or old in terms of earth history. तो जैसे कि माउंटेन के बारे में हमने पढ़ा ना, जैसे कि हिमालयन माउंटेन जो है यंगेस्ट माउंटेन है और अरावली माउंटेन, अरावली रेंज जो है जो ओल्डेस्ट रेंज है, तो ऐसे ही प्लेट्यू भी ओल्ड और यंग के कैटेगरी में आता है। तो टू एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू आर द तिब्बतन प्लेट्यू, जो तिब्बतन प्लेट्यू है जो कि सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड है, और दूसरा जो है डेक्कन प्लेट्यू, ये कहाँ पे, इंडिया में है, साउथ रीजन में, ठीक है, साउथ इंडिया रीजन में। सो द हाइट ऑफ द प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। जो ये प्लेट्यू की हाइट है, प्लेट्यूज़ की हाइट है, ये भी इट डिपेंड्स, ओके, इट डिपेंड्स ऑन दी प्लेट्यू। ये कई प्लेट्यू जो है थोड़े से मीटर के ही होते हैं, ठीक है, जब फ्यू हंड्रेड्स 200 मीटर्स के होंगे, कई 500 मीटर्स के होंगे, कोई 600 मीटर्स के होंगे, या फिर कोई प्लेटू क्या आ जाता है 4000 मीटर्स तक के आ जाते हैं। जो हाईएस्ट प्लेटू और जो लार्जेस्ट प्लेटू है तिब्बतियन प्लेटू, वो भी इतनी कुछ हाइट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी हाइट। द तिब्बतन प्लेटू का हाइट एन एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर, विच एक्सप्लेन वाई इट हैज़ बीन निकनेम्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला, रूफ देखो, रूफ को क्या बोलते हैं, हम घर की छत को हम रूफ बोलते हैं कि नहीं, रूफ टॉप। और ये जो प्लेटू है ये ऐसे ही रूफ वाला ऐसे शेप रहता है, ऐसे ही। तो ये देखो 4000 मीटर्स तो काफ़ी लंबा हो गया ना,
तो ऐसे ही इसको नाम क्या दिया हुआ है तिब्बतन प्लेटू को, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। देखिए इसकी जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, ये भी कितना है, फ्रॉम ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितना है, 2500 किलोमीटर, तो काफ़ी लंबा है। तो इस डिस्टेंस को इन्होंने कैसे कंपेयर किया हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। जस्ट सोच लो, देखो चंडीगढ़ यहाँ पे है, ये इंडिया मैप है, जैसे लिख लेते निचला वाला हिस्सा चंडीगढ़ इस पोर्शन में है कि नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक इतना लंबा है ये प्लेट्यू, इसका रेंज, ठीक है। सो द डेकान प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे डेकान प्लेट्यू है कि नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट से, यहाँ पे ईस्टर्न घाट से। तो in India of South India is one of the oldest plateau in the world, formed through volcanic activity millions of years ago। तो ये जो डेकान प्लेटू ये कैसे बना हुआ है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो मैग्मा वहाँ से आता है, जो लावा वहाँ से आता है, लावा जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो क्या होता है, जो वहाँ से मैग्मा और लावा जो है वो निकल के आता है, जो वहाँ जो मैग्मा और लावा जो निकल के आता है वहाँ पे जैसे फट के आता है, जैसे एग्जांपल ये है, तो वॉल्केनिक माउंटेन ऐसे ऐसा फट जाता है ना, तो ऐसे लावा वगैरह निकल जाता है अंदर से, तो वो निकल के आसपास यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे डिपोजिशन के कारण ये डेकान प्लेटू बना हुआ है, ठीक है। और ये जो डिपोजिशन है ये बहुत ही रिच होता है, ब्लैक सॉइल होता है, जो कि कॉटन की फार्मिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। ये मिनरल्स से भरा हुआ होता है क्योंकि ये लावा से फॉर्म हुआ है, मैग्मा से। जब लावा है जब ये सूख जाता है बाद में, ठीक है, तो ये ऐसे माउंटेन ढेर जब बन जाता है तो ये इसने क्या फॉर्म किया, प्लेट्यू फॉर्म किया। कौन सा, डेकान प्लेट्यू, ठीक है। So, the like mountains, plateaus are rich in mineral deposits. They have been called storehouse of minerals. जो ये plateau है ये minerals deposit के बारे में बहुत ही rich है, ठीक है। और इनको क्या भी बोला हुआ है, storehouse of minerals, जैसे iron वगैरह हो गया, ठीक है। So, as a result, mining is major activity on plateau, which many of the world's largest mines are found. तो यहाँ पे mining बहुत होती है, जैसे गोल्ड की माइनिंग, गोल्ड वगैरह की माइनिंग, डायमंड्स की माइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। देखो अफ्रीकन प्लेट्यू में जो क्या फेमस है, गोल्ड और डायमंड माइनिंग। यहाँ पे गोल्ड और डायमंड बहुत ही मिलता है, ठीक है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे इंडिया में, वहाँ पे आयरन, कोल और मैंगनीज बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सो द प्लेट्यू इन्वायरमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस दी वर्ल्ड। प्लेट्यू का इन्वायरमेंट वो बहुत ही डिफरेंट है, डाइवर्स मतलब बहुत ही अलग है, ठीक है। मैनी प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सॉइल विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके बारे में देखेंगे। एंड देयर फॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग। जो प्लेट्यू होता है ये फार्मिंग के लिए इतना फेवरेबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो फर्टिलिटी है, ये फर्टिलिटी जो है ये बहुत कम रहती है। तो अगर फर्टाइल नहीं है तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्रॉप्स की जगह पे क्या होता है, माइनिंग होता है। फार्मिंग की जगह पे क्या होता है, माइनिंग ज़्यादा रहता है। सो देन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यू, जो लावा प्लेट्यू से बन के फॉर्म हुआ है, ठीक है। दैट इज फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी एज ऑफन हैज़ अ रिच ब्लैक सॉइल। जो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि लावा प्लेट्यू से फॉर्म है, जो ये रिच ब्लैक सॉइल होता है। तो ये रिच ब्लैक सॉइल में क्या होता है, हम कॉटन की फार्मिंग, कॉटन की खेती अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पर। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल। तो आपको प्लेट्यू में क्या चीज़ देखने को मिलेगा, आपको बहुत सुंदर वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आगे जो पिक्चर दिखाया गया यहाँ पे, जो शिलोंग मेघालय का है, यहाँ पे मैं भी विज़िट करके आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही सुंदर है, ठीक है। आप भी अगर कभी टाइम मौका मिले तो अपने पेरेंट्स को बोलना यहाँ पे घूमने चलेंगे मेघालय में, शिलोंग में, तो आपको वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो बाकी और कहाँ पे मिलता है यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। The Victoria Falls on the Zambezi River in southern Africa. The Hundru Falls in the Subarnekha River in the Chota Nagpur Plateau. जो छोटा नागपुर प्लेटू में कौन से, हुंद्रू फॉल्स है। And the Jog Falls on the Saravati River in the Western Ghats. So वेस्टर्न घाट में कौन सा है, जॉग फॉल है, ठीक है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड में आर अ फ्यू सच वाटरफॉल्स। और ये जो है जनोकालिकाई फॉल्स, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया, ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स, ठीक है। 340 मीटर्स की इस पे ड्रॉप डाउन फ्रॉम दी चेरापूंजी प्लेटू इन मेघालय। ये जो है चेरापूंजी प्लेटू में है और इसकी हाइट देखो, ये रहो 340 मीटर्स की नीचे से ये पानी
गिर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये ड्राई सीज़न में लिया गया है, तो इसलिए बाकी फॉल्स आपको नहीं दिख रहे। अगर आप यहाँ पे रेनी सीज़न में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ से भी फॉल आपको दिखेगा, वाटरफॉल, यहाँ से भी छोटा फॉल दिखेगा आपको, यहाँ से भी, इस एरिया से भी, इस एरिया से भी, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। तो ये प्लेट्यू की एक ब्यूटी हो गई, ठीक है। जो ये क्या कौन सी है, नोकालिकाई फॉल्स इमर्जिंग फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू। तो ये था आपके प्लेट्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन्स के बारे में, ठीक है। प्लेन्स देखिए, सी लेवल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, द एवरेज लेवल ऑफ द सर्फेस ऑफ द ओशन ऑल्सो कॉल्ड मीन सी लेवल। जो सी लेवल, जो हमारा पानी जैसे सी ये रहता है ना, जो यहाँ से हम जैसे ऊपर को जितने भी रहते हैं उसको हम नापते हैं, तो ये जो सी लेवल जो इसको हम हमेशा ज़ीरो में ही कंसिडर करते हैं, मीन, ठीक है। तो ये एवरेज लेवल ऑफ द सर्फेस ऑफ द ओशन है। So plains are landform that have an extensive flat or gently undulating surface. Plain तो है वो flat ही रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा थोड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। So they do not have any large hill or deep valleys. यहाँ पे आपको कोई वैलीज़ वगैरह दिखने को नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, आपको वैली के बारे में बता, देखिए जैसे ये दो माउंटेन है और यहाँ पे भी माउंटेन है, जो ये बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम वैली बोलते हैं, ठीक है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव दी सी लेवल। तो ये जो होता है 300 मीटर्स से ज़्यादा अबव के प्लेन्स नहीं होता है, ठीक है, सी लेवल से। सो द फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंज वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट्स। देखिए, फ्लड प्लेन्स जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि ये माउंटेन रेंज से फॉर्म होता है, हिमालयन रेंज से। जैसे कि एक रिवर आ गया, ठीक है, वहाँ पे जैसे रिवर्स, अगर जैसे ये इसको कंसिडर कर लेते हैं हिमालयन रेंज, ठीक है। और ये जो है ये सारा हिमाचल वाली एरिया में है कि नहीं, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये नीचे जो नर्दर्न प्लेन आ जाता है इस एरिया में, तो ये पे आता है, यहाँ पे जो रिवर्स आते हैं, ये जो रिवर आते हैं ये सारे सैंड वगैरह, रॉक वगैरह, सिल्ट सबको लेके आते हैं। वो सारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। जो ये वाटर यहाँ पे जब फ्लो करता है, स्नो वगैरह मेल्ट करके, जो इरोड कर करके ऐसे 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 करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ प्लेन में डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला एरिया बहुत फर्टाइल भी है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया जो है। तो क्या हो जाता है, ये सारे आके यहाँ पे डिपॉजिट करने लग जाते हैं, तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स, ठीक है, जो कि किससे फॉर्म होता है, रिवर से फॉर्म होता है। These sediments are carried all way to the plains where the river deposit them, making the soil very fertile. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जब आते हैं, जब ये सारे रॉक, सिल्ट, ये सब जो सेडिमेंट्स होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ लेके आए होते हैं। सो ये ऊपर मतलब माउंटेन्स से, ठीक है। As a result, these plains are ideal for growing crops of all kind and agriculture is a major economic occupation in this landform. So इसी कारण आपको प्लेन एरिया में, स्पेशली फ्लड प्लेन्स एरिया में क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन होता है। एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग जो यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन रहती है, ठीक है। सो प्लेन ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। जो प्लेन में भी आपको वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना मिलने को, देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक मैप दिया हुआ है, तो उस मैप को भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप जो कि प्लेट्यू, रिवर्स और माउंटेन रेंज के बारे में दिया हुआ है। सो द वर्ल्ड मैप शोइंग अ फ्यू माउंटेन रेंज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। जैसे यहाँ पे दिया है ना, प्लेट्यू जो है कौन से कलर का होगा, ये थोड़ा हल्का सा डार्क ग्रीन टाइप का, ठीक है, ब्राउनिश भी नहीं, एग्जैक्टली ब्राउन भी नहीं, एग्जैक्टली ग्रीन भी नहीं। और रिवर प्लेन्स जो है ये ग्रीन कलर, और माउंटेन रेंज जो है ब्राउन कलर की। तो यहाँ पे हमें देखिए यही है एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। ये जो है माउंटेन रेंज हो गया, ये रॉकी, ये भी माउंटेन रेंज हो गया। ये क्या आ गया, ये रिवर प्लेन आ गया। ये अमेज़न भी रिवर प्लेन आ गया, ठीक है। ये नाइल भी रिवर प्लेन आ गया। ये ईस्ट अफ्रीका में ये क्या आ गया, प्लेट्यू आ गई यहाँ पे यूरल माउंटेन आ गई, यहाँ पे एटलास माउंटेन आ गई, यहाँ पे इंदस आ गया, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज आ गया, यहाँ पे तिब्बतियन प्लेट्यू आ गया, मंगोलियन प्लेट्यू आ गया, यानजे आ गए यहाँ पे, ठीक है, यानजे प्लेन्स आ गया, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन आ गया, ये वाला एरिया जो है कि नहीं। और कौन कौन से हमने छोड़ दिया, अलास्का आ गया यहाँ पे, ये रॉकी एरिया है, ठीक है। तो ऐसे, और ये है पेंटागोनियन, ठीक है, पेंटागोनियन ये क्या है, यहाँ पे प्लेट्यू है। तो ये है, हमने देख लिया। चलो लेट्स एक्सप्लोर अगेन।
यूज़ द कलर कोड एंड एड लैंडफॉर्म टू इच नेम फॉर इंटेंसिटी बचना चाहिए, हमने कर लिया है, ठीक है। रॉकी रेंज, नाइल प्लेन्स। चलो एक और है यहाँ पे, एक और एक्टिविटी, ए सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन। So let us see next about this, let's explore. See this is the satellite view of the Ganga plain. ये एक सैटेलाइट से ली गई है गंगा प्लेन्स की, ठीक है। तो इस पिक्चर को देख के हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसके हमें आंसर्स करने। तो पहले इस पिक्चर्स को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर भी है, ब्राउन एरिया कुछ है, यहाँ पे ग्रीन कलर कुछ है, यहाँ पे वाइट कुछ है। तो इस बारे में हम अभी देख लेते हैं, अभी क्वेश्चंस को देखते फिर उसके बाद आंसर्स करते हैं, ठीक है। The picture in the figure 3.9 has been taken from a satellite. It captures a portion of North India from a high altitude. ये North India वाला है, ठीक है, गंगा plains. Observe and discuss the image as a class activity. So which color is the गंगा plains? तो यहाँ पे जो गंगा प्लेन है, यहाँ पे कौन सी कलर है, आपको कौन सा लग रहा है यहाँ पे कौन सी कलर जो है गंगा प्लेन हो सकती है? गंगा प्लेन जो है, प्लेन एरिया जो है, ठीक है, वो ये ब्राउन वाली है, ठीक है। ये वाली एरिया जो है गंगा प्लेन एरिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट डज द वाइट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट। जो ये वाइट एरिया दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिवर वाटर है, ठीक है, ये वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैटेलाइट से लिया हुआ है, ठीक है। ये जो वाटर, ये जो वाइट एरिया है ये वाटर एरिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the brown expanses at the bottom left of the image represent? जो ये ब्राउन एक्सपेंस है, ठीक है, जो ये बॉटम वाली साइड में, बॉटम लेफ्ट वाली साइड में, यहाँ पे देख लेते हैं, चलो ये जो बॉटम वाली साइड में यहाँ पे, ठीक है, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया यहाँ पे बॉटम लेफ्ट वाली साइड में, ये वाली एरिया क्या रिप्रेजेंट करिए? देखो ये वाली एरिया जो है, ये वाली, तो ये है जो सेडिमेंट्स एरिया है, ठीक है। मतलब ये सेडिमेंट डिपोजिशन एरिया, जो फ्लड प्लेन्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, तो ये जो प्लेन है ये किससे फॉर्म हुआ है? डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स। तो ये वो वाली एरिया, तो हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया और देख भी लिया, ठीक है, क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक। सो लाइफ इन प्लेन्स। सो प्लेन में लाइफ कैसी है, तो इस बारे में हम देख लेते हैं अभी। Thousands of years ago, the first cultivation developed around rivers in fertile plain. देखो thousands of years, अब जब आपके हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जो लोग कहाँ पे आके सेटल होते हैं, लोग पहले फर्टाइल प्लेन्स में, रिवर के आसपास ही आके सेटल होता है। जो फर्टाइल प्लेन्स होता है रिवर के पास ही रहता है, ठीक है। क्यों? वहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह अच्छे से होता है, तो कल्टीवेशन फर्स्ट डेवलप भी इसी एरिया में हुआ था। सो इन आर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन। तो अभी के टाइम में भी आप देख लो, प्लेन्स में जो पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स एरिया या प्लेट्यू एरिया में। माउंटेन्स एरिया और प्लेन्स एरिया के अगर आप कंपेयर करोगे तो प्लेन एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि लाइफ यहाँ पे इजी है, ठीक है, आप कल्टीवेशन कर सकते हो, और आप जब हाउस वगैरह भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगता। माउंटेन्स में आपको पहले माउंटेन्स पूरा कट करना पड़ेगा, उसकी और एक्सपेंस भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लेन से ही सब कुछ वहाँ पे उधर वाली साइड जाती है जो घर बनाने की जो मटेरियल्स वगैरह है, तो इसके कारण वहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा जो प्लेन में बसती है। So about 40 crore people, more than 1/4 of the total Indian population. देखो 40 crore people, 1/4 से ज़्यादा, ठीक है, एक चौथा भाग लीव इन इंडियाज गंगा प्लेन। अकेले गंगा प्लेन में ही 40 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। ऑफन कॉल एज ए गंगेटिक प्लेन, एज विथ मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द plains of the world. The major occupation of the people in these region includes river fishing and agriculture. जो प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं, यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या होती है? यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन होती है फिशिंग और एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली फिशिंग और एग्रीकल्चर हो गई क्योंकि ये रिवर साइड वाली एरिया है, तो फिशिंग उसके कारण ज़्यादा मात्रा में होता है। एग्रीकल्चर भी, यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, तो क्या होता है, एग्रीकल्चर भी मतलब काफ़ी अच्छा फ्लरिश कर जाता है इस एरिया में, ठीक है। सो फूड क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो करते हैं, आइए वो देखते हैं। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट्स आर ग्रोन। फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस गंगेटिक प्लेन। तो ये सारे फूड क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स भी यहाँ पे गंगेटिक प्लेन में इनकी खेती किया जाता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोस्टली
रेनफेड दैट इज़ वाटर थ्रू रेनफॉल। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर करने में, फार्मिंग वगैरह करने में आपको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, पानी ज़रूरत होती है। तो पानी के लिए आज भी किस चीज़ पे निर्भर है, रेनफॉल पे निर्भर। लेकिन आज थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया तो हम ये ट्यूबवेल वगैरह भी, इरिगेशन फैसिलिटी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इन रिसेंट डिकार्ड्स, मतलब ये 10 डिकार्ड्स मतलब 10 साल, ठीक है। इन 10 सालों में, 10-20 सालों में, स्पेशली 10 सालों में, हाउएवर एग्रीकल्चर हैज़ टर्न्ड इनटू इरिगेशन विद वाटर ब्राउट टू द फील्ड थ्रू नेटवर्क्स ऑफ कैनल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो क्या हो गया, आप वाटर कैसे यूज़ करने लगे, ग्राउंड वाटर से भी पम्प्ड करके, कैनाल्स वगैरह बना के, एक नेटवर्क अच्छे से बना के वहाँ पे भी एक पानी का इस्तेमाल करने लगे। क्योंकि हर टाइम हम रेनफॉल के हम इंतज़ार करते, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस रेन हो जाता है और कभी कभी सब बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर ऐसे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का डेवलप्ड कर लिया, लेकिन कहाँ से, ग्राउंड वाटर से। लेकिन इसकी एक और नेगेटिव पॉइंट भी है, ये ज़्यादा ग्राउंड वाटर को हमने पम्प्ड करने के कारण ग्राउंड वाटर भी एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, ठीक है, सूखता जा रहा है। और इसके कारण क्या होता है, एक फ्रेश वाटर का मात्रा तो हमारे वर्ल्ड में बहुत कम है कि नहीं, जो कंज्यूमशन वाटर है। तो अगर ग्राउंड वाटर भी हमने सारा एक्सप्लॉइट कर लिया तो क्या होगा, हमारा वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट हो भी गई है बहुत सी जगह पे, ठीक है। While irrigation has increased agricultural production, it has also contributed to the decreation of groundwater। देखो जो कि मैंने आपको अभी बताया, इरिगेशन फैसिलिटी से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, डिप्लीशन, डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में भी काफ़ी हमने क्या देखा, एक्सप्लॉइट देखा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है डिक्रीज़ होने लग गया है। जो ग्राउंड लेवल जो होता है, वाटर लेवल रहता है ना जो ग्राउंड के अंदर, वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है। सो दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन दी रीजन। तो ये क्या दर्शाता है, एक चैलेंज क्रिएट कर देता है, किसके लिए, फ्यूचर में एग्रीकल्चर उसके लिए। क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर भी सारा डिप्लीट हो गया और रेनफॉल भी अच्छे से हुआ नहीं तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट्स आ जाएगा सब जगह, और एग्रीकल्चर अच्छे से होगा ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, लोगों को बड़ी मात्रा में लॉस्ट हो जाएगा, स्पेशली फार्मर्स को। So some of the other problems affecting the गंगा प्लेन includes high population and pollution। तो इसके अलावा जो अदर प्रॉब्लम्स है, जो गंगा प्लेन में ज़्यादा पॉपुलेशन है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो क्या होता है, पोल्यूशन भी उसी लेवल से होता है। पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है कि नहीं, और एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके कारण पोल्यूशन में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। इसके कारण क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे, क्योंकि जब पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा हीट ट्रैप करने लग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है, जो कि हम आजकल फेस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हीट वेव्स जो हमने इस साल फेस किया, ये सब चीज़ के कारण, पोल्यूशन के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो वेदर इन माउंटेन रेंज और प्लेन रिवर अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चरल वैल्यू। तो क्या है कि माउंटेन रेंज हो या प्लेन्स हो, रिवर्स जो है वर्ल्ड में, ठीक है, ये इमेंस कल्चर वैल्यू भी अपने साथ लेके चलता है। जैसे कि इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज़ हैव कंसिडर्ड द रिवर सोर्स एंड इट्स कन्फ्लुएंस विथ 1 or 2 अदर रिवर्स टू बी सेक्रेड। तो ये जो रिवर्स है इसको बहुत ही सेक्रेड भी माना जाता है, क्योंकि लोगों का बिलीफ है, ठीक है। तो जैसे आपके कन्फ्लुएंस के मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं उसका क्या है। देखिए, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 or more रिवर। देखिए कॉन्फ्लुएंस पॉइंट क्या है, जब दो रिवर मीट करते हैं, जब 2 रिवर मीट करते हैं, ठीक है, 2 या 3 मीटर, एक उनका एक मीटिंग पॉइंट होता है। उस मीटिंग पॉइंट में ज़्यादातर रिचुअल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि नहीं। तो उस मीटिंग पॉइंट को क्या होता है, बहुत सेक्रेट माना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि गंगा यमुना का मीटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती का हम बोलते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वो माना जाता है कि नहीं, तो सेक्रेट माना जाता है। तो इसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कल्चरल वैल्यूज़ भी फ्लरिश्ड हुआ है रिवर्स के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे इंडिया में इसमें क्या होता है, न्यूमरस फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशंस। तो ऐसे लोकेशन में जैसे प्रयागराज में हो गया, बहुत ज़्यादा लोग, जैसे श्राद्ध वगैरह के टाइम में हो गया, सावन के टाइम में हो गया, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं कि नहीं फेस्टिवल्स मनाने, श्राद्ध के टाइम में श्राद्ध वगैरह करने, सावन के टाइम में गंगा की डुबकी वगैरह लगाने, है कि नहीं। तो ऐसे एक सेक्रेट माना जाता है इस मीटिंग पॉइंट को, इस कॉन्फ्लुएंस को, तो इसीलिए लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। Because plains have gentle slope,
river navigation is easy and supports a lots of economic activities. In earlier days people use river extensively to travel from one place to another. और प्लेन एरिया में जो स्लोप है बहुत जनरल रहता है, और रिवर नेविगेशन भी ईजी होता है, जो रास्ता होता है पानी का, ठीक है, जो नेविगेशन जो पानी का रास्ता होता है वो भी ईजी होता है। और इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट करता है। कैसे? ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे क्या होता है, लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो रिवर के थ्रू अगर जाते हैं, नाव में जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक्सपेंस भी कम होता है, सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये रिवर्स एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इवन टुडे, आज के दिन में भी, ठीक है, देयर आर स्ट्रेच अलॉन्ग द गंगा वेयर पीपल प्रीफर टू यूज़ बोट्स टू मूव अराउंड। तो आज भी आप देखोगे गंगा प्लेन्स में पीपल जो है ये इन्हीं बोट्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, तो ये आपकी कम्युनिटी के हिसाब से आपको आंसर करना है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आपके अपने रीज़न के हिसाब से आपका रिवर, ऐसे कौन सी 2 रिवर है जो कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो सेक्रेट माना जाता है वो आपके कम्युनिटी में, तो आप उसको कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो ये देखो यहाँ पे जैसे नाव है ना, रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द गंगा, तो ऐसे नाव में लोग आज भी जाते हैं। देखो यहाँ पे जा रहे हैं ना लोग, ऐसे लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो इसका यूज़ आज भी है काफ़ी ज़्यादा। तो हम एक और वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे, रेजिलियंस, द कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज, अडेप्टेड टू देम और टू ओवरकम देम। देखिए रेजिलियंस मतलब ये जो कैपेसिटी रहती है ह्यूमन बींग की, स्पेशली जैसे माउंटेन एरिया में भी वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और उसको ओवरकम भी करते हैं, कि नहीं, उसको देखते हैं, उसको जैसे लैंडस्लाइड आता है, लैंडस्लाइड वगैरह जब होता है ये माउंटेन्स एरिया में, तो क्या होता है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको देखते भी है कि नहीं, वहाँ पे देखते मतलब उसको ओवरकम भी करते हैं वहाँ पे, तो उसको एरिया पे वो उसी हिसाब से अपने हिसाब को ढाल लेते हैं, अपने उसी हिसाब से यहाँ पे वहाँ पे अडाप्ट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर की आखिरी वो है पैराग्राफ है, तो इसको देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंडफॉर्म्स। तो हमने देख लिया माउंटेन के बारे में, देख लिया प्लेट्यूज के बारे में, देख लिया और प्लेन्स के बारे में देख लिया, है कि नहीं। तो आपको समझ भी आ गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड द 3 मेन लैंडफॉर्म्स इन दिस चैप्टर, दैट इज़ अबाउट द माउंटेन्स, about the plateaus and about the plains, but its surface is very complex and experts often define a few more landforms. One such landform is the desert. So दूसरा और एक लैंडफॉर्म है जो कि ये डेजर्ट है, ठीक है। सो डेजर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंस विद वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन। तो डेजर्ट एरिया में ऑफन जब डेजर्ट नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ड्राई, है कि नहीं, ड्राई, रेत, सैंड। क्यों? वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो वहाँ का जो फ्लोरा और फाउना, जाके प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, वो भी बहुत यूनिक और डिफरेंट रहता है कि नहीं। जैसे कि कैक्टस हो गया। Some deserts are hot like the Sahara Desert in Africa or the Thar Desert in Northwest. तो डेजर्ट ऑफन क्या होता है, हॉट डेजर्ट होता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में बिगेस्ट डेजर्ट भी है कि नहीं, और थार डेजर्ट जो है इंडिया में, जो राजस्थान में है, वो भी हॉट है। और जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे है, लद्दाख में है, ओके, ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। अदर्स आर कोल्ड लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया। सम एक्सपर्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द अंटार्कटिका कंटिनेंट एज अ डेजर्ट। तो कंटिनेंट जो है, ये जो अंटार्कटिका कंटिनेंट जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, जो 7th कंटिनेंट है, तो अंटार्कटिका को भी क्या बोलते हैं, डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से, ठीक है। So despite harsh living conditions, human adapted to most of the deserts. In India, communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. जो डेजर्ट में रहते हैं, जो इंडिया में डेजर्ट में रहते हैं, वो कम्युनिटी जो है, जैसे वो माइग्रेट अगर कर भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ पे एक रिच कल्चर ट्रेडिशन वहाँ का काफ़ी रिच है। वहाँ उनके पास बहुत सी ऐसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, फोल्क सॉन्ग्स है और लेजेंड्स है, जो कहानियाँ हैं, ओके, जो डेजर्ट से रिलेटेड है, वो आज भी वहाँ पे रहते हैं। ऐसे हार्श कंडीशन में भी वो उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है वहाँ पे, जैसे हमने रेजिलियंस का मीनिंग देखा था ना। सो द डाइवर्स वे इन विच ह्यूमन हैव मेड ऑल लैंडफॉर्म्स देयर होम इज अ टेस्टिमनी टू अडेप्टिबिलिटी एंड रेजिलियंस। सो जिस तरीके से मानव अपने आप को इस हार्श एरिया में भी अपने आप को रह के अपने आप को ढाल लेता है, इससे हम क्या करते हैं, हमारी जो टेस्टिमनी और हमारी जो अडेप्टिबिलिटी, इसको हम पास कर लेते हैं। जैसे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम जी लेते हैं, जैसे भी हम अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग की खासियत है।
तो यहाँ पे हम कुछ टिनाइस के बारे में देख लेते, जो तमिल पोइट्री के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइप्स दिए गए 5 लैंडस्केप के हिसाब से, तो उसको हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पे। The 5 tinais of ancient Tamil Sangam poetry are 5 landscape associated with certain specific deities. जो ये 5 tinais है, tinais ये तमिल वर्ड है, ठीक है, ये लैंडस्केप से एसोसिएटेड है। जो 5 टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इस 5 टाइप को देखेंगे। तो ये स्पेसिफिक डाइटीज, लाइफस्टाइल, मूड्स और इमोशंस सच एज लव, लॉन्गिंग, सेपरेशन, क्वारल एक्सेट्रा से ये एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये टेबल ओनली लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 लैंडस्केप एंड द मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशन इन ईच। सो हम देख लेते हैं कि कौन से टिनाई में कौन सा एरिया है, लैंडस्केप क्या है और उनकी ऑक्यूपेशन क्या है उस एरिया में। तो पहला टिनाई है वो है कुरिंजी। तो यहाँ ये जो है माउंटेनस रीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, हंटिंग और गैदरिंग। सी माउंटेन में क्या प्रीफर करते हैं लोग, गैदरिंग और हंटिंग ही प्रीफर करते हैं कि नहीं, जैसे हर्डिंग वगैरह। तो यहाँ पे माउंटेन रीजन में हंटिंग और गैदरिंग। दूसरा है मुलाई, जहाँ पे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे कैटल रेयरिंग। जो ग्रासलैंड है तो कैटल है कि नहीं। और मरुदम, फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन। तो फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन है इसका लैंडस्केप। तो यहाँ पे क्या प्रीफर होता है, ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता है कि नहीं। और दूसरा है नेडाल, कोस्टल रीजन। ये कोस्टल रीजन है जो पानी के आसपास, तो सी लेवल के आसपास है, सी के आसपास है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिशिंग। कोस्टल रीजन तो फिशिंग ही आएगा, है कि नहीं। और सी फेयरिंग। और 5th है पलाई, ये एरिड एरिया, जैसे डेजर्ट लाइक रीजन, जो ड्राई एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्निंग एंड फाइटिंग। तो ये सारे मेन ऑक्यूपेशन है इस टिनाई के, ठीक है। तो दिस 5 टिनाइज कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म देन दैट वन वी हैव सीन। तो ये जो तमिल पोइट्री के हिसाब से ये 5 क्लासिफिकेशन किया गया है, ये डिफरेंट है जो कि हमने पढ़ा। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज में पढ़ा, यहाँ पे इन्होंने 5 कैटेगरीज में दिया हुआ है कि नहीं। जैसे कोस्टल रीजन को भी इन्होंने एक अलग सा लैंडस्केप दे दिया, और डेजर्ट को भी हमने तो क्या पढ़ा, हमने 3 लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। बट दे रिफ्लेक्ट अ कीन अवेयरनेस ऑफ डाइवर्स रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बट ये जो 5 हमने कैटेगरीज देखे, यहाँ पे कोस्टल भी देखा हमने, है कि नहीं, कोस्टल रीजन्स को भी देखा, ड्राई रीजन को भी देखा। तो ये एक अवेयरनेस भी रिफ्लेक्ट करता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो दे ऑल्सो इलस्ट्रेट द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ये एक ह्यूमैनिटी और नेचुरल एनवायरनमेंट का जो डीप कनेक्शन है उसके बारे में भी दर्शाता है। तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जानने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डाला गया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो और बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट यू गेट मोर कंटेंट। जो आपका अब ये थीम ए इसके साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पे हम जाएंगे थीम बी, जो कि हिस्ट्री वाला सेक्शन है, वो हम आपका नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।